यूपी ट्रिपल पेट 2023 जीके जीएस पिछली परीक्षाओं पर आधारित सभी प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में, तो सभी लोग यह वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले। सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन दिया गया यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एशिया होगा। एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। एशिया में चीन टिन का प्रमुख उत्पादक है। आपको याद रखना है, एशिया में चीन जो है टिन का प्रमुख उत्पादक है। कैसराइट अयस्क में टिन पाया जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग शामिल करता है। आपको ये भी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी अनाईमुडी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित है। तो महेंद्रगिरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1501 मीटर 4925 फीट है। महेंद्रगिरी को हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवता भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। तो महेंद्रगिरी पर जो है हिंदू देवता भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। आपको याद रखना है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन सी यूरोप और अंटार्कटिका, ऑप्शन डी केवल अंटार्कटिका। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप और अंटार्कटिका इसका सही उत्तर होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भूमध्य रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए इस अक्षांश रेखाओं में से कोई भी यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, जिससे यह ऐसा महाद्वीप बन जाता है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा में से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। आपको याद रखना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ग्रीष्म अयनांत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ऑप्शन दिया गया है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 21 जून। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून इसका सही उत्तर होगा। वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। तो आपसे पूछा जाए वर्ष का सबसे लंबा दिन तो 21 जून, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। ग्रीष्म अयनात जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांत या मध्य ग्रीष्म कहा जाता है तब होता है जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है। तो ये कब होता है? जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है। यह सालाना 2 बार होता है। प्रत्येक गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी में 1 बार होता है। उस गोलार्ध के लिए ग्रीष्म अयनांत तब होती है जब सूर्य आकाश में अपनी शीर्ष स्थिति पर पहुंच जाता है और दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला दिन होता है। अगला प्रश्न, अल नीनो के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी बोलीविया। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरू। अल नीनो पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। आपको याद रखना है। अल नीनो एक परिवेश परिदृश्य है जो जापानी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से सतही जल के विषम तापमान को दर्शाता है। अगला पॉइंट, अल नीनो एक मौसम की स्थिति है जो प्रशांत महासागर से में घटित होती है। अल नीनो स्थिति तब होती है जब उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतह का जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और पूर्वी हवाएं सामान्य से अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। तब क्या होता है? एक अल नीनो की स्थिति होती है। अल नीनो प्रतिकूल रूप से भारत में बागवानी को भारतीय तूफानों से प्रभावित करता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा निम्नलिखित में से
किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन, इसका सही उत्तर होगा। ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। तो ज्वार में से प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव सामान्य किस्में जिसमें पौधे की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा इस तरह की वनस्पति से आच्छादित हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्रोणी में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं जो टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं। डेल्टा के कुछ भागों में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर भी उगते हैं। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? ऑप्शन ए तोसमगो, ऑप्शन बी वेम्बनाड, ऑप्शन सी डल, ऑप्शन डी लोकटक। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी डल। डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। यह एक शहरी झील है जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना नाम दिया गया है। तो ये कौन सी? ये डल झील है। अगला प्रश्न, चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी, भागीरथी, अलकनंदा, गोमती, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना और याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, तिस्ता, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ हारंगी, हेमवती, काबिनी, स्वर्णावती और भवानी, ये आपको कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये कॉपी में नोट कर लेना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो निम्नलिखित में से किसने 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का व्यक्ति कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने केंद्रीय राजधानी का विचार शुरू किया और उन्हें नाम मात्र की टोकन मुद्रा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। उन्होंने किसानों के लिए एक ऋण प्रणाली स्थापित की। उन्होंने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग बनाया। उन्होंने अकाल से पीड़ितों को राहत देने के लिए अकाल संहिता स्थापना की थी। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह जो है गुलाम वंश का शासक नहीं था। मुबारक शाह, जिन्हें मुबारक खान भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और खिलजी वंश के थे। मुबारक शाह 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे जब वह 17 से 18 वर्ष के थे। उन्होंने खलीफतुल्लाह खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी जो उनके सिक्कों पर अंकित है। मुबारक शाह ने गंभीर जुर्माने और करों को समाप्त कर दिया और राजस्व मंत्रालय को याचिका प्रणाली को पुनर्जीवित करने वाले करों की वसूली के लिए कोड़े मारने और कारावास जैसे कठोर उपायों का उपयोग करने पर रोक लगा दी थी। तो आपको ये सब याद रखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।